खैर, अपना आज का टॉपिक है प्रेशर अल्सर। क्या है? हाँ, जब तक अच्छे से रिप्लाई नहीं दोगे ना, शाम तक यही बोलते रहोगे। क्या है टॉपिक आज का? शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको नॉर्मल कॉमन भाषा में हम लोग पहले बोलते थे बेड सोर्स। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या था? क्या था? डेक्यूबिटस अल्सर। ठीक है, बेड सोर तो सबको पता है, बेड की वजह से जो सोर हो गया तो बेड सोर। ठीक है, डेक्यूबिटस अल्सर का भी वही सेम मतलब है। डेक्यूबिटस एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। आपके मेडिकल लाइन में बहुत सारे लैटिन, फ्रेंच वगैरह ये सारे वर्ड्स हैं, और लैटिन में डेक्यूबिटस का मतलब होता है लेटे रहना। क्या करते रहना? ठीक है, इसे हमारे लोग हमारे गांव की नॉर्मल भाषा में मक्कारी करना भी बोलते थे। पढ़े रहते हो, दिन भर करते कुछ नहीं हो, जैसे कि हम। ठीक है, तो हम लोगों को ना डेक्यूबिटस टाइप का बोला जाता था कि हम लेटे रहते, दिन भर करते कुछ नहीं। तो दिन भर लेटे रहोगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर अल्सर। ठीक, अभी इसको समझना बहुत ही आसान है, आप लोग तो जानते ही होंगे क्या होता है। अल्सर मतलब जख्म, या फिर हिंदी में बोले तो घाव। ठीक है, पहली बात जख्म नहीं होता, जख्म होता है। ये उर्दू का लफ्ज है, इसे सबने जख्म कर दिया, बोल बोल के वो खुद एक जख्म हो गया है। इसका असल वर्ड है प्रोनाउंसिएशन जख्म। ठीक है, या फिर घाव या फिर अल्सर। ठीक, तो प्रेशर की वजह से जो अल्सर होता है उसको बोलते हैं प्रेशर अल्सर। बहुत ही सिंपल सी बात है। सवाल ये उठता है कि ये प्रेशर अल्सर हमने नाम क्यों दिया? डेक्यूबिटस अल्सर भी था, बेड सोर भी नाम था, उसको हटाकर हमने प्रेशर अल्सर नाम क्यों दिया? कोई बता सकता है? क्योंकि वजन पड़ता है। और क्या वजह हो सकती है? बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल सी वजह। बॉडी की ऐसी कौन सी साइट है जहां पर प्रेशर अल्सर तो होता है लेकिन उसे बेड सोर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो बेड से नहीं होता। और तुम लोग उससे बहुत ज्यादा अच्छे से वाकिफ हो, मेरे भारत के महान नर्स हो। हाँ जी, हाँ, सोल। कहाँ पे? सोल पे नहीं, सोल पे नहीं। अरे न्यूज में भी बहुत ज्यादा चला था, बहुत वायरल हुआ था, सिंपैथी भी मिली थी मेडिकल स्टाफ को, नर्सेस को। कोरोना के टाइम पे एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें एक स्टाफ अपना कोरोना की ड्यूटी खत्म करने के बाद अपना मास्क उतारती है तो नाक से ब्लड आ रहा होता है। हाँ जी सर, तुम लोग खुद मास्क लगाए हो तो तुम्हें पता हो, तुम लोग तो मास्क तो लगाते नहीं हो तुम लोग। जय भारत माता की, हमसे बड़ा कोई नहीं है ना। तो जब कोविड का टाइम चला था तो हम लोग पीपीई किट लगाते थे और डबल ट्रिपल मास्क लगाते थे, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया पे प्रेशर पड़ता था और यहाँ पर अल्सर हो जाता था। ब्लीडिंग भी हुई है बहुत सारे लोगों को, इस वजह से ये कैटेगरी क्या हो जाती है? प्रेशर अल्सर। बेड सोर पे भी ये प्रेशर अल्सर इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेड पर से बॉडी की, आपकी जो स्किन का कॉन्टेक्ट है वहां पे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर किसका? आपके बॉडी के वेट का। तो जितना ज्यादा हैवी वेट पेशेंट होगा उसको बेड सोर के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमें सिर्फ बेसिक्स बताने हैं कि इसको जो पॉइंट्स हम लोग मिस आउट कर जाते हैं वो क्यों कर जाते हैं। प्रेशर अल्सर तो सबको पता है। ठीक है, प्रेशर अल्सर होता क्यों है? प्रेशर पड़ने की वजह से। आपकी स्किन की कुछ लेयर होती हैं, जैसे कि ये बोन हो गई, उसके बाद इस पे मसल्स लगी होगी, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा, फिर आपकी स्किन होगी। ये आपकी कुछ लेयर्स है। ठीक है, जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो आपकी स्किन पे प्रेशर पड़ेगा, उसके बाद नीचे 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा बोन की तरफ। ठीक है, अभी आप लोग खुद से अपने आप को, बॉडी को फील करके देखो। अपने हाथ को यहाँ पे दबाओगे, ज्यादा कस के लगेगी, गाल को दबाओगे तो इतनी कस के नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि गाल पे जब आप प्रेस करते हो तो आपकी बोन से कांटेक्ट नहीं होता। कांटेक्ट किससे होता है? आपका मसल्स का और सॉफ्ट टिश्यूज का आपस में कांटेक्ट होता है। लेकिन अगर आप हार्ड चीज को सॉफ्ट चीज से रगड़ोगे तो सॉफ्ट चीज डैमेज होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, अपने हाथ को दूसरे हाथ से रगड़ो, डैमेज होगा? नहीं। इसी हाथ को सड़क पे जाके रगड़ दो कस के, क्या डैमेज होगा? हाथ की सड़क? सड़क नहीं होगी डैमेज, नहीं होगी, हाथ होगा। क्यों? सड़क तुम्हारी हार्ड सरफेस है और हाथ तुम्हारा सॉफ्ट है। तो जब भी हार्ड और सॉफ्ट सरफेस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो सॉफ्ट सरफेस क्या हो जाएगी? डैमेज। इसीलिए जब मास्क हमारे स्किन को दबाता है तो मास्क डैमेज नहीं होता। क्या डैमेज होती है? हमारी स्किन, क्योंकि वो सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है ना। अब
इतनी बात अगर समझ में आती है तो इससे तुम लोगों को ये चीज और भी समझ में आ जाएगी कि प्रेशर अल्सर होने के चांसेस बॉडी में किस किस पार्ट में ज्यादा हो सकते हैं। सपोज ये कौन है, राहुल सर की तो बॉडी डोनेट हो गई है इस हॉस्पिटल में, ठीक है, कोई भी हो, चलो कोई इशू नहीं। कोई भी एक फला फला इंसान है, इधर कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान है, उसकी बॉडी के हर पार्ट का डिजाइन अलग अलग, ठीक है। कौन से पार्ट्स में प्रेशर अल्सर ज्यादा घातक होने की संभावना है? फॉर एग्जांपल अगर हम तुम लोगों को दे तो एल्बो, एंकल, नी और तुम्हारा ग्लूटियल मसल्स, बैक, शोल्डर, इनमें से प्रेशर अल्सर ज्यादा और ज्यादा प्रोमिनेंट होने के चांसेस किसमें सबसे ज्यादा है? एल्बो में कि शोल्डर पे? नहीं पता? चलो, स्पंज देखा है? स्पंज, कुशन तो जानते होगे, तकिया लगाते हो, ऐसा नो, तकिया लगाते हो, ठीक। ये गद्दा रखा बेड पे, इस गद्दे के ऊपर हम लेटेंगे, हमें अच्छा लगेगा। इस गद्दे को हटा दे और सीधे हार्ड सरफेस जो लोहा है इसके ऊपर लेटे तो कैसा लगेगा? ज्यादा अच्छा लगेगा? नहीं, नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप लेटते हो तो आपका प्रेशर ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो आपको सॉफ्ट फील होता है और ये कुशनिंग का काम करता है। इसी तरह से जो बॉडी की लेयर्स होती है, स्किन हो गई, मसल हो गई, सबक्यूटेनियस फैट हो गया, वो कुशनिंग का काम करता है। वो सीधे बोन से जाके नहीं टकराती कोई चीज। बट आपकी जो एल्बो है इसमें क्या है? आपके मसल्स नहीं है, बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। सीधे स्किन है और स्किन किसके कांटेक्ट में? बोन से। तो कोई हार्ड चीज अगर यहाँ पे कांटेक्ट में आएगी तो अंदर भी हार्ड है, बाहर भी हार्ड है, ये तुरंत डैमेज हो जाएगा और जल्दी डैमेज होगा और स्किन तो है नहीं, सीधे बोन तक जाएगा, तो ये ज्यादा खतरनाक होगा। अभी आपके शोल्डर पे स्किन भी है, सबक्यूटेनियस फैट भी है, मसल्स भी है, तो ये सारे के सारे क्या ना प्रेशर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसमें अगर प्रेशर अल्सर होगा भी तो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट जल्दी नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आती है, ठीक है। तो जिन जगहों पर मसल्स या सॉफ्ट टिश्यूज कम होंगे वहां कुशनिंग कम होगी और कुशनिंग कम होने की वजह से जो प्रेशर अल्सर होगा वो ज्यादा डीप जाएगा और ज्यादा खतरनाक होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक। नाउ बात करते हैं प्रेशर अल्सर की। तो बॉडी के वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जहां पर प्रेशर अल्सर होने के चांसेस होते हैं? बताओ। अरे बोलो। ये एक पेशेंट है, ये बेड पे लेटा हुआ है। जब आप लेटते हो तो आपके कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, जैसे कि आपके हेड के पीछे का हिस्सा, ठीक है, आपके शोल्डर का पार्ट, आपके ग्लूटियल मसल्स जो बैक होता है, ठीक है, आपके एंकल। जब आप सीधे फ्लैट लेटते हो तो इन जगहों पर आपकी बॉडी का प्रेशर ले डाउन करता है। तो यहाँ पर जहां जहां प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है वहां पर बेड सोर होने के चांसेस ज्यादा होंगे, जहां पर प्रेशर कम पड़ रहा है वहां बेड सोर होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिस्क फैक्टर्स की। किसको बेड सोर होने के चांसेस ज्यादा है और कहां कहां पर होने के साइट्स, कौन कौन सी जगहों पर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वी आर डिस्कसिंग साइट्स, कौन कौन सी जगहों पर हमारे बेड सोर होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब इसी पेशेंट को अगर हम एक साइड में कन्वर्ट करा दें तो जब हम ऐसे करके लेटेंगे तो हमारा प्रेशर कहाँ पे डिवाइड होगा? शोल्डर पे, कान पे, कान के सॉफ्ट टिश्यूज है ये डैमेज हो सकते हैं, शोल्डर पे आएगा, एल्बो पे आएगा, हाथ पे भी आएगा और आपके जो नी है, ये है नी, इस पे आएगा, आउटसाइड पे आएगा, ये प्रेशर पॉइंट्स हो जाएंगे। इसी तरह से जब आप प्रोन पोजीशन पे लेटते हो, उल्टे होकर लेटते हो, तो फेस पे आता है, चेस्ट पे आता है और ये आपका जो हिप का एरिया होता है यहाँ पे आता है, नी पे आता है, ठीक। अब इनमें से कौन कौन से वो एरिया है जहाँ पे मसल्स कम है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है? ये हिप एरिया। अगर आप प्रोनिंग कर रहे हो पेशेंट को, लंबे टाइम तक वो वैसा ही लेटा है, तो आपको हिप के एरिया को चेक करना पड़ेगा कि वहां पे प्रेशर अल्सर तो नहीं बन रहा, क्योंकि उसके सीधे नीचे क्या है? बोन, और बोन मसल्स को अंदर से दबा। समझ में आ रही बात? तो जो प्रोमिनेंट साइट्स है वो कौन कौन सी साइट है आपको समझ में आता है? जहां पर प्रेशर पड़ता है। अब जैसे पेशेंट को बाइपैप लगाते हो, खूब कस के खींच के टाइट करके लगाते हो, लगाना ही पड़ता है क्योंकि वो प्रेशर अगर टाइट नहीं होगा तो वो लीक करेगा, फिर एयर का प्रेशर अंदर नहीं जाएगा, तो बाइपैप लगाने का फायदा नहीं। तो जिन जिन जगहों पे बाइपैप कांटेक्ट करता है मास्क ऐसे करके, उन जब भी बाइपैप 2 घंटे 4 घंटे के बाद हटाओ तो वो जगह की स्किन हमेशा दबी होगी, उसका कलर चेंज हो चुका होगा।
होता है ना, तब आप क्या करते हो, आप उसमें कुछ ऑइंटमेंट लगाते हो, थोड़ा सा मसाज करते हो ताकि उसमें ब्लड का फ्लो अच्छा हो और जल्दी से वो स्किन कवर हो जाए, फिर आप दोबारा मास्क लगाते हो, या मास्क लगाने से पहले आप उसमें कॉटन की लेयर लगा देते हो जिससे कि ज्यादा डैमेज ना करे। यस और नो? ये चीज करते हो ना, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को रिलीज करने के लिए कुशनिंग लगा, तो जहाँ पे कुशन लगेगा वहां प्रेशर नहीं पड़ेगा, जब प्रेशर नहीं पड़ेगा तो प्रेशर अल्सर नहीं हो। इतनी बात समझ में आती है? ओके चलो, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो मुझे ये बताओ किन किन लोगों को प्रेशर अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, प्रेशर अल्सर होने के चांसेस ज्यादा किस किस को होंगे, एक बताओ। ओवरवेट, ओके चलो, ओवरवेट ठीक है, और बेड रिडन एग्जैक्टली, और बोलो जल्दी जल्दी बोलो। हाँ जो स्पॉट वगैरह पे है, किस पे? जैसे वेंटिलेटर, वेंटिलेटेड, चलो ठीक है, वेंटिलेटेड हो गया, और अभी तुम लोग किस पेशेंट की बात कर रहे थे, क्या था उस पेशेंट को? अनकॉन्शियस, शाबाश। अगर अनकॉन्शियस है, मूवमेंट नहीं कर रहा, तभी तो बेड रिडन होगा, है ना। और क्या ऑप्शन होगा, किसको किसको और बेड सोर ज्यादा हो सकता है? हाँ, पैरालिसिस, ठीक है, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड, क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड मोशन, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकता। अगर मूवमेंट नहीं कर सकता तो उसको बेड सोर होने के चांसेस ज्यादा है। और इतनी चीजें तो सबको पता होती है, हमें उन पर फोकस करना है जो आप लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि वो पकड़ोगे ना तभी आपके काम की क्वालिटी सबसे बेटर बनेगी। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स अभी मिस किए आपने, बताओ। सोचो, दिमाग लगाओ, कौन सा पॉइंट इसमें से मिस किया है। अभी हम बात कर रहे थे जिस पेशेंट को मास्क लगाया होता है, जब मास्क हटाते हो तो वहां पे हल्का हल्का मसाज करते हो ताकि स्किन ठीक हो जाए। मसाज करने से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं सही है किसी भी वजह से, तो वहां पे प्रेशर अल्सर के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जो स्किन है वो जल्दी रिपेयर नहीं हो पाएगी, तो वो ज्यादा डैमेज होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो। क्या बोलते हैं, बोलो? रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो। ठीक है, देन चलो, ये शायद तुम लोग सोच नहीं पाओगे। अभी तुम्हें चोट लगती है तो तुम तुरंत अपना हाथ पीछे करते हो ताकि तुम्हें और ज्यादा चोट ना लगे और तुम बच जाओ। ठीक है, लेकिन जस्ट इन केस किसी वजह से मान लो तुम्हें सेंसेशन होना बंद हो गया, फिर हम तुम्हारा हाथ चाहे आग पे रख दें चाहे कहीं भी डाल दें, तुम्हें तो फील ही नहीं होगा ना कि तुम्हारा हाथ डैमेज हो रहा है। होगा कि नहीं होगा? यस और नो? ठीक है, तो कोई पेशेंट अगर ऐसा है जिसका सेंसेशन लॉस है और उस एरिया पे प्रेशर अल्सर बन रहा है, तो उसको फील ही नहीं होगा कि उसको प्रेशर अल्सर हो रहा है, तो ग्रेड 1 का प्रेशर अल्सर किस पे पहुंच जाएगा? ग्रेड 4। ठीक है, तो सेंसेशन लॉस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सेंसेशन लॉस कैसे होता है? जब आप लंबे टाइम तक लेटे रहते हो, जिस जगह पे लगातार प्रेशर पड़ता रहता है वो जगह सुन्न हो जाती है, वहां से सेंसेशन गायब हो जाता है। तो अगर वहां पे कुछ बन भी रहा होगा तो भी आपको फील होना बंद हो जाएगा, फिर वो बढ़ता चला जाएगा। एक पेशेंट आया था इमरजेंसी में, प्रेशर अल्सर का ही पेशेंट था, उसको टच करके देख रहे थे, उसको कोई सेंसेशन नहीं था और उसका ग्रेड 4 का था बेड सोर, उसकी बोन साफ दिख रही थी, उसकी बोन तक आ गया और उसको सेंसेशन ही नहीं है। तो जब फील ही नहीं हो रहा है तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा सही हो रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, देन प्रेशर अल्सर बनाने के लिए आपकी स्किन को डैमेज करना जरूरी है। स्किन को डैमेज करने के लिए सबसे ज्यादा इजी होता है ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर और हीट। कैसे? अपने हाथ को आधे घंटे पानी में डाल दो, उसके बाद आपकी स्किन इतनी मुलायम हो जाएगी, इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि आप हल्का सा भी उसमें नाखून मार दोगे तो छिल जाएगी। ये तो ऑब्जर्व किया होगा, यस और नो? ठीक है, तो उससे क्या होता है, पानी में भीगे होने से ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से स्किन तुम्हारी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर हीट भी वहां पे ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका प्रेशर अल्सर का केस बन जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा आता है हीट एंड मॉइस्चर। इसी से जुड़ा होता है डायपर।
जब आप पेशेंट को डायपर बांधते हो ना तो आपके बहुत ज्यादा रिस्की फैक्टर हो जाते हैं कि प्रेशर अल्सर बनेगा। क्यों? डायपर्स आर वेरी हॉट। किसी ने पहना है? तुम में से किसी ने डायपर ही नहीं पहने? ये कहो जब पहने थे तब पता नहीं था प्रेशर अल्सर भी होता है, तो हम ध्यान देते कि गर्मी लग रही है कि ठंडी लग रही है, तब तो हम खेलते कूदते खाते रहते थे, उसके अलावा तो वहाँ कोई काम ही नहीं था। तो कभी ना ऐसे टेस्ट करने के लिए एक एडल्ट साइज का डायपर लेके घर में पहन लेना, तुमको समझ में आएगा कि डायपर्स कितने गर्म होते हैं। क्यों? उसके अंदर होती है कॉटन के अंदर होती है हवा, तो वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, जहां गर्मी होगी वहां पसीना भी निकलेगा, तो हीट भी है, मॉइस्चर भी है, और लेटा हुआ पेशेंट है तो प्रेशर भी है, तो आपकी स्किन ऐसे डैमेज होती है। ठीक है, तो अगर आपने डायपर बांधा हुआ है पेशेंट को तो उसको भी प्रेशर अल्सर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। समझ में आ रही बात? ये चीजें तुम लोग नहीं ध्यान देते, ये चीजें सब मिस कर देते। हाँ, नाउ प्रेशर अल्सर अगर किसी पेशेंट को हो गया तो वो ठीक भी तो होना चाहिए, लेकिन अगर किसी पेशेंट की शुगर हाई है तो वो प्रेशर अल्सर ठीक होगा नहीं। तो अगर कोई पेशेंट आरबीएस डायबिटीज है जिसका आरबीएस बढ़ा हुआ रह रहा है तो उसको आपको स्पेशली मॉनिटर करना है कि उसको प्रेशर अल्सर का केसेस ना बने, और अगर बन रहा है तो उसकी आरबीएस को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रेशर अल्सर पे ठीक नहीं होगा, फिर वो बढ़ता चला जाएगा। समझ में आती है बात? इतनी चीज समझ में आ रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ठीक, लास्ट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, प्रेशर भी नहीं पड़ रहा, मॉइस्चर भी नहीं है, हीट भी नहीं है, स्किन भी ठीक है, लेकिन फिर भी वो स्किन निकल के बाहर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी भाई? हमारे भारत के महान नर्स जब हम लोग किसी पेशेंट को कोई डिवाइस लगाते, कौन सा डिवाइस? इंट्यूबेट किया या फिर हमने आरटी डाली, उसके बाद हम उस पर लगाते हैं टेप उसको चिपकाने के। ठीक है, तो जब वो टेप ज्यादा कस के चिपका अगर होगा और आपने उसको अच्छे से मॉइस्चर करके धीरे धीरे नहीं निकाला, जल्दबाजी करी, तो टेप के साथ उसकी स्किन भी बाहर आ जाएगी। कई बार तुम लोगों ने देखा भी होगा। मेरे सामने का एक वाक्य है, एक स्टाफ से बोला गया इसका डायपर खोल दो, तो डायपर का जो टेप था वो स्किन पे लगा हुआ था। हमारी आदत, हम अपना काम खुद तो करते नहीं है, हाउसकीपिंग वाले को बोला डायपर खोल दो, उसको क्या मालूम नर्सिंग के बारे में, उसको क्या मालूम बेडसोर के बारे में। वो गया, उसने टेप ऐसे पकड़ के खींचा, टेप के साथ पूरी खाल बाहर आ गई, और उस महान आदमी ने क्या किया, जैसे ही देखा खाल बाहर आ गई, वापस लगा रहा उसको। फिर तेरे वापस लगाने से स्किन थोड़ी चिपक जाएगी, जितना तुम उसको टच करोगे उतना और भी तो इरिटेट हो जाएगा। तो उसको जैसे हमारी आदत होती है कुछ टूट गया वापस रख दो चुपचाप, किसी को पता ना लगे, उसने ऐसे करके खींचा, स्किन बाहर। कई बार हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जब पेशेंट को आरटी डालते हैं या ईटी ट्यूब डालते हैं तो हम लोग डायनाप्लास्ट टेप यूज करते हैं। डायनाप्लास्ट का यूज बैन है, रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए क्योंकि वो इतना ज्यादा तेज से चिपक जाता है कि जब उसको निकालोगे तो स्किन तुम्हारी डैमेज करेगा, पक्का करेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टेप अगर कहीं आप लगा रहे हो तो माइट भी पॉसिबल कि आप उसको प्रेशर अल्सर दे दो। ये प्रेशर अल्सर नहीं है बट अल्सर तो है। ठीक, और अगर इसकी वजह से हो रहा है तो आपकी क्वालिटी बहुत खराब है, आप हॉस्पिटल में काम करने के लायक नहीं, गेट आउट। और मेरी नजर के सामने अगर किसी ने ऐसा कर दिया, उसी दिन मैं उसे यहाँ से भगा दूंगा, उससे बोलूंगा पहले तुम बेसिक सीख कर। ठीक है, देन एक चीज और होती है, पुअर न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन। ये बोलो सब लोग, पुअर न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन। ठीक, हमारी स्किन के सेल्स लगातार मरते हैं और नए बनते हैं, है ना? इतना तो पता है सबको। ठीक है, तो अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो आपकी स्किन रिपेयर नहीं हो पाएगी, और अगर आप डिहाइड्रेटेड होते हो तो आपकी खाल वैसे भी लटक जाती है। आपने कभी देखा हो, कभी सीवियर डिहाइड्रेशन का केस आपके सामने आया हो तो उसकी पूरी बॉडी की जो खाल है वो थोड़ी सी लटक जाएगी, क्योंकि अंदर वाटर नहीं होता तो श्रिंक कर जाता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्किन एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती है, और वहां उस कंडीशन में ब्लड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन आपस में ऐसे रगड़ रही है। ठीक है, अभी कपड़ा पहना है, हाथ ऐसे हो रहा है, या पेशेंट लेटा है करवट ले रहा है, तो वो स्किन रगड़ती है, उसकी वजह से जो प्रेशर एरियाज होते हैं वहां पे बहुत ही आसानी से आपका ये बन जाता है बेड सोर। आखिरी चीज, आप जो बेडशीट बिछाते हो ना, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, आप तो बिछाते ही नहीं हो, बेडशीट बिछवाते हो हाउसकीपिंग स्टाफ से या जूनियर स्टाफ से, तो बेडशीट हमेशा सिंपल प्लेन होनी चाहिए, उस पर रिंकल्स नहीं होने चाहिए। रिंकल्स मतलब
हिंदी में बोलते हैं सिलवटें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है जब सिलवट पड़ती है, एक कपड़ा एक के ऊपर रोल हो जाता है और उसके ऊपर लाइनिंग आ जाती है। नुकसान ये है कि जहां पर कपड़ा रोल होता है वहां पर एक पतली सी लाइन बनती है जो बहुत हार्ड हो जाती है। ठीक है, अगर आप कपड़े को रोल करके किसी को घिस दो ना तो उसकी स्किन छिल जाएगी, चाहे जितना सॉफ्ट कपड़ा। तो जहां पर वो लाइनिंग बनती है उसके ऊपर पेशेंट लेटा होता है, जब भी मूवमेंट करता है तो प्रेशर ज्यादा हार्ड हो जाता है। अभी आप किसी को रुई फेंक के मारो और किसी को लेदर का जूता फेंक के मारो, किस पे ज्यादा तेज लगेगा? किसमें लगेगा तेज? लेदर के जूते में लगेगा ना, क्यों? वो हार्ड हो जाता है इस वजह से। ठीक है, तो जो बेडशीट पे रिंकल्स होते हैं, रिंकल्स नहीं होने। अगर रिंकल्स हैं और पेशेंट बेड रिडन है तो मानकर चलो कि उसको बेड सोर होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। समझ में आती है बात? तो ये जो 4-5 पॉइंट आप लोग देखते हो ना, इसके अलावा जो 6-7-8 पॉइंट हमने बताए हैं, इस पर भी ध्यान दो। सबसे ज्यादा ध्यान दोगे किस पर? हाइड्रेशन पे, मॉइस्चर, हीट। मूवमेंट तो तुम्हें पता है, पेशेंट बेड रिडन है, मूवमेंट नहीं कर रहा तो बेड सोर हो सकता है, बट उसके अलावा किस में प्रॉब्लम हो सकती है वो भी समझो। अभी जो बाइपैप मास्क होता है वो रबड़ का मास्क होता है। ठीक है, अगर वो गंदा है, किसी पेशेंट का यूज किया तो उसमें पसीना भी लगा होगा, स्वेट भी लगा होगा, तो उसमें गीला भी होगा, उसी को ले जाके दूसरे पेशेंट को दे दोगे तो एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाते हैं। ये भी चीजें हमें ध्यान देना होता है। एक पेशेंट का मास्क या तो दूसरे पे यूज मत करो, और अगर कर रहे हो तो पहले उसको पूरा डिसइंफेक्ट करो, क्लीन करो, फिर यूज करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो पक्का आप इन्फेक्शन एक दूसरे को दूसरे से दे रहे हो। ठीक है ना, ये चीजें समझ में आ गई? ये करोगे, चेक करोगे पक्का? अगर ये करोगे तो पेशेंट को प्रेशर अल्सर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है? नहीं, सारी चीजें। अब चलो, बहुत कोशिश करी, पूरी जान लगा दी, लेकिन किसी पेशेंट को बेड सोर या प्रेशर अल्सर हो गया। ठीक है, या फिर कोई पेशेंट था जो घर से प्रेशर अल्सर लेकर आया। कभी देखा है किसी पेशेंट को घर से प्रेशर अल्सर लेके आते हुए? नहीं देखा? हाँ, होता है ऐसा। जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स होते हैं ना, जो घर पे रहते हैं, उनकी केयर ठीक से नहीं होती, उनको प्रेशर अल्सर हो जाता है, वो लेकर आते हैं पेशेंट। ठीक है, अब अगर प्रेशर अल्सर हो गया तो उसका नुकसान क्या है? प्रेशर अल्सर होने के नुकसान क्या क्या है बताओ? अरे बहुत ही बचकाना सा सवाल है, बेकार सा। जैसा सर ने पूछा था इंडिपेंडेंस डे को हिंदी में क्या बोलते, ये उससे भी बचकाना सवाल है, नर्सेस के लिए स्पेशली। अगर तुम लोग नर्सेस हो तो, नर्सेस हो ना तुम लोग? सब लोग रजिस्टर्ड नर्स हो? सही सही? पैसे देख पास हुए तो आंसर दो फिर, बताओ। इन्फेक्शन, शाबाश, बहुत बढ़िया। इन्फेक्शन हो सकता है, और क्या होगा? ठीक, इरिटेट हो जाएगा, और क्या होगा? स्किन एलर्जी, स्किन तो बची नहीं, एलर्जी कहाँ दे रहे हो तुम? और क्या होगा? स्किन ही तो हमने निकाल दिया, अलग कर दिया, हटा दिया। हाँ बताओ। ये सब देखो, एक चीज समझो, मेरा पर्पस ये है ना कि जो चीजें तुम लोग जानते हो उसके अलावा तुम्हें समझाना। कॉमन सी बात है, घाव है तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन है तो फीवर भी आएगा, और ये प्रॉब्लम है तो इरिटेट भी होगा पेशेंट। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा, वो चीज बताओ। बोलो, कॉम्प्लिकेशन में और क्या हो सकता है? अगर प्रेशर अल्सर है तो क्या दिक्कत क्या हो सकती है? एक बहुत ही रिस्क फैक्ट, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। साइनस या फिस्टुला बन सकता है। फिस्टुला बन सकता है, साइनोसिस हो सकता है। साइनोसिस और फिस्टुला दोनों को ही हटाकर हम लोग एक चीज ये बोल सकते हैं, नेक्रोसिस हो सकता है। कौन बताएगा नेक्रोसिस क्या होता है? ऐसे ऐसे टर्म्स पे तुम लोग चुप पे बैठते हो ना, मेरा मन करता है तो तुम्हारा सर फोड़ दूं या अपना सर फोड़ लूं। अपना तो नहीं फोड़ूंगा, तुम्हारा फोड़ नहीं सकता। नेक्रोसिस का मतलब सेल्स डेड हो गए। क्यों? क्योंकि ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंची। तुम सही बता रही थी लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आंसर बताने के बाद तुमने सही बताया। पागल नहीं। ब्लड प्रेशर अल्सर हुआ। एक चीज और ध्यान रखो, कभी भी तुम्हें चोट लगेगी और घाव होगा तो ब्लड बहेगा, लेकिन प्रेशर अल्सर होगा तो उसमें ब्लड नहीं बहता।
क्यों? जब आप प्रेशर डालते रहोगे तो वहां पे ब्लड की सप्लाई तो ऑलरेडी रुक जाएगी ना, ठीक है, और उस कंडीशन में नेक्रोसिस हो जाता है। और अगर ये नेक्रोसिस कैसी ऐसी जगह पे हो गया, सपोज यहाँ एल्बो में प्रेशर अल्सर था और ये नेक्रोसिस होकर फैल गया, तो इतना हाथ काट के अलग करना पड़ेगा, फिर दूसरा ऑप्शन नहीं कि यही नेक्रोसिस की वजह से अगर नर्व डैमेज हो गई, पूरा हाथ बेकार हो जाएगा, किसी लायक का नहीं हो सकता, ठीक है। देन इन्फेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ के अगर सेप्टिसीमिया बन गया तो जान की मुसीबत है। क्या बन जाएगा? हाँ, तो ये जान की मुसीबत बन जाएगी, ठीक है। और क्या था, एक बहुत ही कॉमन सी सिचुएशन आती है सेलुलाइटिस, वो भी एक तरह से इन्फेक्शन का ही पार्ट है, बट यस सेलुलाइटिस जब कभी होता है तो वो ठीक नहीं होता, उसको ऑपरेट करके वो पार्ट हटाना ही पड़ता है, ठीक है। डिब्राइटमेंट सर्जरी बोलते हैं इसको, मालूम है, ठीक है। तो अगर आपने जरा सी लापरवाही करी और प्रेशर अल्सर पे ध्यान नहीं दिया तो या तो तुम उसको सेप्टिसीमिया देके मार दोगे, या तुम उसका हाथ पैर कटवा दोगे, या उसका एक बॉडी पार्ट डैमेज कर दोगे, या फिर उसके कोई हिस्सा काट के निकलवा दोगे, ठीक। और उस निकले हुए हिस्से को तुम बेच नहीं सकते, अपने लगा भी नहीं सकते, तो जिस चीज में अपना फायदा ना हो उसमें दूसरे का नुकसान करने कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हमें प्रेशर अल्सर को रोक के रखना, ठीक। समझ में आती है बात? रिस्क फैक्टर समझ में आ गया, किसको किसको होना है, कैसे होता क्या है ये, और होने से नुकसान क्या है, ठीक है। अब इसको बचाने के पहले हम ये समझ लेते हैं इसके स्टेजेस कौन कौन से। कौन मुझे बताएगा प्रेशर अल्सर के स्टेजेस कितने होते हैं? कितने हुए? कितने? शाम तक 4 बुलवाता हूँ, कितने हुए? 2। प्रेशर अल्सर के कितने स्टेज होते हैं? ठीक, ये स्टेज डिफाइन करता है कि प्रेशर अल्सर कितना सीवियर है, ठीक है। तुम्हारा प्रेशर अल्सर शुरू कहाँ से होगा? स्किन से कि बोन से? स्किन से, ठीक। और मैक्सिमम कितना डीप तक जा सकता है? मसल्स की बोन, ठीक है। तो स्किन से शुरू होकर बोन तक जा सकता है, उससे ज्यादा गहरा तो नहीं जाएगा, बोन के अंदर थोड़ी प्रेशर अल्सर हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो कितना डेप्थ तक तुम्हारा प्रेशर अल्सर पहुंचा है, ये स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। जब स्टेज 1 का प्रेशर अल्सर होगा तो तुम्हारे स्किन में रेडनेस हो जाएगी। क्या होगा? ठीक है। इसका मतलब स्किन की जो सबसे ऊपर की टॉप की लेयर है वो डैमेज हो रही है। उस लेयर का नाम क्या है? स्किन के जो 2 लेयर होती हैं इसका नाम होता है डर्मिस और एपिडर्मिस, ठीक है। तो सबसे ऊपर की लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है, ठीक। तो तुम्हारी स्किन का जो ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस और डर्मिस, अगर वो डैमेज हो रही है तो आपकी स्किन में रेडनेस हो जाएगी। रेडनेस के अलावा क्या क्या होगा? वहां पर हीट सेंसेशन होगा, थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, थोड़ा सा इरिटेशन महसूस होगा, हो सकता है पेन भी महसूस हो, ठीक है। यहाँ पे मॉइस्चर भी फील हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इन्फेक्शन ज्यादा पड़ गया, बहुत रेयर कंडीशन में इसमें से आपका कुछ फ्लूइड ड्रेनेज बाहर आना शुरू हो, लिक्विड थोड़ा सा लीकेज होना शुरू हो, ठीक है। सेकेंड लेयर में ये जो डैमेज है ये आपका कहां तक पहुंच जाता है? सबक्यूटेनियस टिश्यूज पे। चलो, ये बोन है, इसके ऊपर लगी होती है मसल्स, मसल्स के ऊपर होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू के ऊपर 2 लेयर होती है डर्मिस और एपिडर्मिस, ठीक। स्टेज 1 में यहां पर डैमेज होगा, समझ में आती बात? ठीक है। स्टेज 2 में तुम्हारा ये सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होगा ना, ये दिखना शुरू हो जाएगा और ये इरोड होना शुरू हो जाएगा। मतलब तुम्हारी जो ऊपर की स्किन है पूरी तरह से हट जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और सेकंड लेयर पे डैमेज होना स्टार्ट होने लगे। यहाँ से आपका सेंसेशन लॉस शुरू हो जाता है। यहाँ पर पेन होगा, सबसे पहले पेन होगा बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद एक लेवल आएगा जब ये 3 की तरफ बढ़ेगा तो आपका सेंसेशन ही लॉस हो जाएगा, फिर आपको पेन नहीं हो। क्यों? आपके जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो स्किन में होते हैं, डर्मिस लेयर में। जब वो डैमेज हो गया तो उसके नीचे जाएगा तो फिर पेन नहीं होता, फिर वो बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, फिर आपको वहां पे सेंसेशन ही फील नहीं होगा। टच करोगे तो झुम जैसे चढ़ती है ना, वैसा फील होगा। थर्ड स्टेज में ये मसल्स को डैमेज करता है। कहां पर? ठीक है। थर्ड स्टेज का मतलब अब ये मसल्स तक पहुंच गया है और मसल्स को डैमेज करना शुरू कर दिया है। और फोर्थ स्टेज का मतलब मसल्स पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं और ये बोन तक पहुंच गया। मतलब यहाँ पर आपकी क्या दिखने लगेगी? बोन। शाबाश। इमला लिखाओ तुम लोगों को बैठा।
इतना ही करोगे तुम लोग, ठीक है। तो आप लोगों ने कौन से लेवल का प्रेशर अल्सर अभी तक देखा है? मैंने सारे लेवल देखे। मैंने स्टेज 1 भी देखा है, स्टेज 2 देखा है, स्टेज 3 देखा है, स्टेज 4 भी देखा है। स्टेज 4 पे डिब्राइटमेंट सर्जरी भी करवाई, ठीक है। नाउ अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। जब तक सबक्यूटेनियस फैट पर है तब तक तो चलो काफी हद तक कवर हो सकता है। एक बार मसल्स को डैमेज करना शुरू कर दिया तो फिर ये सेप्टिसीमिया बनाना शुरू कर देगा, फिर ये इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देगा, और ये प्रेशर अल्सर की जो स्किन है आपस की स्किन को डैमेज करेगा, नेक्रोसिस भी कर सकता है। फिर ये 3rd स्टेज में बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे यहाँ जो पेशेंट आया था वो 4th स्टेज का था, उसकी बोन क्लियर दिख रही थी, हमने इंस्ट्रूमेंट टच करके देखा था, आवाज आ रही थी, कट 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 आवाज आ रही थी, वो सीधे सीधे बोन तक पहुंच गया था। क्यों? उसके घर वाले बच्चों को मालूम नहीं, घर पे तो ट्रेनिंग होती नहीं, हमारे ट्रेंड नर्सेस को नहीं पता होता, तो घर की तो बात ही छोड़ो, तो वो क्या करें घर पे केयर, उसको बैठे बैठे लिटाए लिटाए पेशेंट को बेड अल्सर हो गया। उसका आखिरी रिजॉर्ट सर्जरी करके उतना पार्ट रिमूव किया, फिर ग्राफ्टिंग डाली गई, बहुत लंबा टाइम लगा उसको रिकवर होने में, बट हो गया एंटीबायोटिक्स के साथ। तो ये आपके 4 प्रेशर अल्सर के स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं ये स्टेज? चलो कितने होते हैं टोटल? 4। पहले में कौन सी लेयर डैमेज होगी? रेडनेस डैमेज होगी। हाँ, और दूसरे स्टेज में सब इसीलिए मैंने यहाँ पे स्किन का नाम नहीं, मुझे पता था जब हम पूछेंगे तो तुम लोग रेडनेस ही बोलो। ये बेसिन में से एक एक पिल्लू पानी भरो, उसके आगे तुम्हें पता क्या करना है। तीसरी स्टेज में क्या डैमेज होगा? और चौथी स्टेज में कहाँ तक पहुंच जाएगा? ठीक है। रेडनेस डैमेज करने वाले लोगों क्या करें हम तुम्हारा। ओके साइलेंट। चल अब ये प्रेशर अल्सर का मैनेजमेंट क्या है? 2 ही मैनेजमेंट है। पहला प्रिवेंशन, होने से रोक लो। दूसरा मैनेजमेंट, अब हो गया है तो उसका कुछ करो, या तो सर्जरी होगी या मेडिकल मैनेजमेंट होगा। तो पहला मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें हम दवाइयाँ लगाएंगे, ड्रेसिंग करेंगे। दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट जिसमें उस हिस्से का हम पार्ट निकाल कर हटा देंगे, और उसके बाद फिर मेडिकल मैनेजमेंट पे शिफ्ट करेंगे। प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा बताओ, जो ना बताया छुट्टी लेने मत आइए मेरे ऑफिस, बताओ। तुम लोग को ऐसी सजा दो। प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक बार बार चेंज कराना, पेशेंट है चेंज कर दो। 2-3 घंटे में पोजीशन चेंज, ठीक है। और कितने घंटे में? 2 घंटे कि 3 घंटे? 2। जनमत संग्रह से सब लोग एग्री हो? 3 घंटे। 3 घंटे। अब इतने लोगों, 1 से शुरू करो। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, सवा 2 घंटा, ऐसे से करो। आधा घंटा 1 घंटे, आधा घंटा 1 घंटे, 15-15 मिनट में बदल दो, बैठल ही मत दो तो सुकून से, ठीक है। हर 2-2 घंटे में उसकी पोजीशन चेंज करिए। पोजीशन चेंज करने का पैटर्न क्या है? एक बार सीधे लिटाओ, एक बार लेफ्ट लेटरल, फिर सीधे, फिर राइट लेटरल, ठीक है। किस कंडीशन में ये नहीं करते? अभी तो बहुत जोर से हाँ जी बोलो। हाँ जी। कौन सी कंडीशन में हम पोजीशन चेंजेस नहीं करते? बताओ, नहीं कर सकते पोजीशन चेंज, बोलो। मैंने बोला ना, जो जो तुम्हें पता है उसके आगे बढ़ना है। बोलो बोलो बोलो। सर्जरी हुई है, एग्जैक्टली। अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है तो तुम चेंज नहीं करोगे पोजीशन। दूसरा, फ्रैक्चर है कोई ऐसा फ्रैक्चर है जिससे पोजीशन नहीं डाल सकते, जैसे सर्वाइकल फ्रैक्चर। अगर सर्वाइकल बोन का फ्रैक्चर है या आपका नर्वस सिस्टम में कहीं कोई फ्रैक्चर है, डैमेज है, तो आप पोजीशन चेंज नहीं करो। डीबीटी वगैरह डीबीटी में करा, ने मना किया कि बिल्कुल चेंज। हर डॉक्टर का अपना स्टाइल है, ठीक है। चलो, इसके अलावा क्या? हाइजीन, चलो ठीक है। साफ सफाई रखो, उसके डायपर चेंज कराओ। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। अभी खुद ही सोचो, अंदर सब डायपर गीला करके लेटा हुआ है, तो तुम मॉइस्चर भी दे रहे हो, हीट भी दे रहे हो, प्रेशर भी दे रहे हो, हो जाएगा अल्सर, ठीक है। और अल्सर के साथ साथ तुम इन्फेक्शन भी दे रहे हो,
तो सेप्टिसीमिया तक भी पहुंचेगा। ओके, तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। देन और क्या करोगे? बेड मैट्रेस सॉफ्ट हो, बेड मैट्रेस सॉफ्ट हो, तुम्हारे यहाँ जो मैट्रेस है वही रहेगी, बदली नहीं जाएगी। इसके अलावा एयर मैट्रेस, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप उसको क्या लगा सकते हो? एयर मैट्रेस लगा सकते हो, जिसमें मैट्रेस के नीचे एयर भरी होती है और उसमें बीच में गैप्स होते हैं एयर के बीच में, तो एयर, आपका जो स्किन है वो दबा हुआ नहीं रहता, मूवमेंट पे रहता है। ठीक है, देन एयर मैट्रेस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या करोगे? फिजियोथेरेपी तो चलो ठीक है, ओके, फिजियोथेरेपी यस, एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, और अगर एयर मैट्रेस नहीं है तुम्हारे पास, क्या कर सकते हो? सर से कहेंगे सर मंगा दो, नहीं तो पेशेंट से कहीं ले आ। और कुछ कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते हो, लोल हो तुम लोग। करते हो, कर सकते की बात ही छोड़ो, करते हो हैं? हम कब कह रहे पूरी बॉडी पे करो, किसी एक पार्ट पे तो करोगे। जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, पैरों के नीचे, हाथों के नीचे कुछ लगाते हो? कॉटन कॉटन रोल नहीं लगाते। क्या लगता है? गुब्बारा कौन बोला? गुब्बारा कौन बोला? ठीक है, हिंदी में बोला। हम या तो एयर बलून लगा सकते हैं या वाटर बलून लगा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में। क्या करोगे? एक बलून बना लो, बलून नहीं है तो तुम लोग जो हमारे सरकारी ग्लव्स आते हैं उसकी जो झिझियां उड़ाते हैं, तो उसमें एयर या वाटर भर के उसके प्रेशर पॉइंट जो है उसके नीचे आप लगा सकते हो, तो वो क्या उसके ऊपर ऐसे झूलता है, ऐसे मूव करता है उसको, तो प्रेशर नहीं पड़ता, वो प्रेशर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो एयर या वाटर बलून। ठीक है, और क्या करोगे? आधी क्लास में ध्यान नहीं है सबका, आधे पॉइंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और क्या करोगे? बोलो बोलो, और कुछ करना है? नहीं करना है? बहुत कितने काबिल लोग हैं यहाँ पे। हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता तो पूरा क्वेश्चन उतार दो और उसके आगे उसी क्वेश्चन को दोबारा उतार दो। आधा आंसर तो क्वेश्चन में बन जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, आधा आंसर तो बन गया, आधा बचा है, उसी के नंबर मिलने हैं। ठीक है, तुम लोगों को अभी मैंने बोला था जिस पेशेंट की शुगर बढ़ी है उसका प्रेशर अल्सर रिस्की हो जाता है, तो तुम्हें क्या करना है? आरबीएस कंट्रोल करना है कि नहीं करना? ठीक है, पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। अगर स्किन लटक रही है तो डैमेज ज्यादा हो जाएगा। न्यूट्रिशन किसी ने बता दिया? न्यूट्रिशन नहीं बताया। पेशेंट का न्यूट्रिशन तुम्हें मेंटेन रखना है। मेल नरिश पेशेंट नहीं होना चाहिए। यस, बेडशीट पे रिंकल नहीं होने चाहिए, बताए थे? हाँ, एक एक चुल्लू पानी लेते जाना यहाँ से, और उसके आगे तुम्हें पता है क्या करना। ठीक है, और क्या करना है तुम्हें? टेम्परेचर कंट्रोल करना है। ठीक है, टेम्परेचर क्यों? पेशेंट को फीवर जब आएगा, अगर फीवर आएगा तो उसको फिर स्वेटिंग होगी। अगर स्वेटिंग होगी तो उसके कपड़े भीगेंगे, उसका डायपर भीगेगा, जो भी चीज़ है वो भीगेगा, मॉइस्चर मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा, तुरंत स्किन डैमेज होना शुरू। ठीक, देन आपने क्या करना है? ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखना है। किसको? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कैसे करोगे? पेशेंट की फिजियोथेरेपी कराई जाए ताकि उसका मूवमेंट बना रहे और ब्लड सर्कुलेशन हो। नहीं तो जैसे मैंने बताया, हल्का हल्का सा मसाज कर देते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, ब्लड वहां तक पहुंचे और स्किन आपकी रिपेयर हो। समझ में आती बात? ठीक है, देन एक काम जो बहुत जरूरी है लेकिन बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, स्किन केयर। ठीक है, डेली पेशेंट को चेक करो, उसके स्किन की कंडीशन, स्पेशली प्रेशर पॉइंट्स पे क्या क्या है। जैसे प्रेशर पॉइंट्स क्या क्या मैंने बताया, तुम्हारे हेड का बैक, ये शोल्डर, हिप का एरिया, नी का नीचे का एरिया, एंकल का एरिया, एंकल के बाहर का एरिया, जब आप करवट करा रहे हो तो हिप का एरिया, शोल्डर, एल्बो, हाथ, इन जो प्रेशर पॉइंट्स है, और स्पेशली वो पॉइंट जहां पर स्किन है और बोन है, मसल्स कम है, वहां पर स्पेशली एक बार चेक करो स्किन का कलर तो नहीं चेंज हो रहा। अगर चेंज हो रहा है तो वहां पर तुम्हें कुछ ना कुछ लगाने की जरूरत है। ठीक, देन
फ्रिक्शन नहीं देना, जरा सा भी फ्रिक्शन मतलब पेशेंट लेटा है, उसको अपने कंबल उड़ा रखा है, पेशेंट का कंबल चेंज करना है, पकड़ के ऐसे खींच लिया, ऐसे नहीं करना। आप पेशेंट को यूजुअली हाफ स्लीव टी शर्ट पहनाते हो, हाथ उसके खुले हुए होते हैं, तो कंबल होता है हार्श, वो यहाँ से घिसता हुआ जाएगा और छीनता हुआ जाएगा। ऐसे करते तो नहीं है यूजुअली, बट ऐसा होता था, हुआ भी है, इसलिए ये बताना मेरा था। तो ये हो गया क्या, प्रिवेंशन। इतनी चीजें कर लोगे, करते हो। देन डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है इनिशियल असेसमेंट। जब पेशेंट एडमिट हो रहा है तो उसको नोट डाउन करो कि प्रेशर अल्सर है या नहीं। अगर है तो उसको नोट डाउन करो, अगर नहीं है तो भी नोट डाउन करो, ताकि हमें पता लगे कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड तो नहीं है। इसी प्रेशर अल्सर को जब हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो जाता है तो इसको बोलते हैं हापू, हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर। और ये जो 2-2 घंटे में आप इसको चेंज कराते हो, इसको बोलते हैं हापू क्लॉक। ये याद रखने के लिए क्लॉक बना दी जाती है, जिसमें हम ये पार्टीशन बना देते हैं, 2-2 घंटे में लेफ्ट राइट अप डाउन पोजीशन उसमें नोट डाउन कर देते हैं कि इस 2 घंटे में इसको इस पोजीशन पे रखना है। ये हापू क्लॉक। आज की क्लास में आज फिलहाल इतना ही। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसा केस सिनेरियो जो डिस्कस करना है, कोई ऐसी चीज जो कभी हुई हो और ना समझ में आई हो? हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया था, आपके प्रेशर अल्सर में एक चीज और भी आती है। जब आप ईटी ट्यूब डालते हो या आरटी डालते हो तो वो आपके साइड को दबाती है ना। ईटी ट्यूब डाला, आपने उसको टेप कर दिया, पेशेंट इरिटेट हुआ, मूव कर रहा है, यहाँ पे ऐसे दबा दिया, तो आपको उसको चेक करना होता है कि यहाँ पे छिल तो नहीं रहा है, दिक्कत तो नहीं आ रही, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो कुछ लुब्रिकेंट वगैरह, जेली वगैरह वहाँ पे लगा दो। सिमिलरली अगर आपने आरटी डाला है तो उसको भी चेक करना होता है कि वहाँ पर चिपक तो नहीं रहा है, या यहाँ पर नोज के नीचे ये एरिया जो ये बाहर की टिप है ये छिल जाती है, यहाँ पर छिल तो नहीं रहा है, अगर है तो उसको कुछ लगा। ये सब बेसिक पेशेंट्स केयर है। अगर आप इन चीज़ों को डील कर रहे हो तो ही आप दूसरों से कुछ अलग कर रहे हो, तभी आप उनसे कुछ बेहतर कर रहे हो, तभी आप उनसे कुछ ज़्यादा अच्छे हो। ठीक है, कोई स्टाफ अच्छा बुरा नहीं होता, बस उसके काम करने के तरीके में फर्क हो जाता है। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे ब्रेडेन स्कोर। प्रेशर अल्सर को नोट डाउन करने का एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं ब्रेडेन स्कोर। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसके नंबरिंग है, स्कोरिंग है, और किस स्कोर पे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें हम लोग कर ले सकते हैं। ठीक, आज की तरफ से मेरी क्लास में इतना ही।